हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है आज जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपको सबके आंसर्स पता होंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे स्टैटिक वाले जिनको आपको लर्न करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखिएगा जिससे कि हम उस पर वीडियो आगे बना सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इश्यूड बाय। अब इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए गए हैं वो कौन इश्यू करता है, आपको ये बताना है। ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, सीधे ऑप्शंस पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है हमारा एएसबी। कौन इश्यू करता है? देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की। ये इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हो सकता है अगर आपके एग्जाम या आप इसके बाद कोई और एग्जाम दें तो ये नॉलेज आपको वहाँ काम आ जाए। ठीक है, तो देखिए हाँ, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो, और ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इशू किए जाते हैं आईसीएआई के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। अब ये जो आईसीएआई है वो इशू की करती है। कितने इशू किए थे तो ये भी याद कर लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल इसने 32 इशू किए थे। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं। अब जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 179, ये अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ में 32, ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A7 के साथ मर्ज हो गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 32 के साथ मर्ज हो गया है, और उसके साथ ही साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था वो अब खत्म हो गया है और उसको मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ। ठीक है, अब जो हमारी आईसीआई की जो काउंसिल है उसने ओमिट कर दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड था। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में मर्ज कर दी गई हैं, कुछ को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इनके बारे में हम आगे और भी क्वेश्चंस में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। देखिए भले ही मर्ज कर दिए गए हैं लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑप्शंस में अभी बहुत बार बहुत जगह वही वही चीज़ें पूछी जाएंगी। मर्ज करना एक अलग चीज़ है लेकिन फिर भी आपसे रिपीटेटिवली वही पुराने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 6। फर्स्ट हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, सेकंड हमारा इन्वेंट्री है, फिफ्थ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड है, 13 हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। To prepare the accounting report which is easily understood by the common man, to comply with the legal formalities, to harmonize the diversified accounting practices या फिर to comply with the requirements of the international accounting standard IAS। बताइए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यानी कि आप यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आई है उनको हार्मोनाइज करना, यानी कि इतनी डाइवर्सिफाई हैं आप उनको अच्छे से
कितना आप उनको पढ़ोगे, कितना आप उनको समझोगे, तो उसको और भी डिफाइन तरीके से, यानी कि उनको आप बिल्कुल ही क्लियर कर तरीके से उनको समझ पाएं, उसके थ्रू अपने अकाउंट को प्रिपेयर कर पाएं, सारे प्रैक्टिसेस कर पाएं। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया, यानी कि एक रिफाइंड तरीके से चीज़ें लाई गई जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस इजीली तरीके से कर पाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, टू हार्मोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, प्रीफिक्स ऑफ CS ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय ICSI। जो CS का जो प्रीफिक्स है वो ICSI के द्वारा दिया गया कब, आपको डेट बतानी है। देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी जो कि 173rd मीटिंग थी, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था, और ये डिसीजन लिया गया था जून 23 से 24 2007 में। ठीक है, तब से हमारा CS जो प्रीफिक्स है वो यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, amongst the following statement find the odd one out with regards to the bookkeeping। बुक कीपिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको ऑड वन बताना है। बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। Bookkeeping depends on accounting for making accounting records more useful. Bookkeeping only consider monetary transactions. Bookkeeping happens after the accounting process। बताइए आपको कौन सा ऑड वन लगता है। बहुत ही सिंपल है, इजीली बता सकते हैं, जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखिए, साफ पता चल रहा है ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि बुक कीपिंग तब होगी जब अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप ही हमारी बुक कीपिंग होती है, जबकि ये बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके बाद बुक कीपिंग की जाएगी, तो ये तो गलत है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट याद करनी होगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप गूगल पे सर्च करिए, आप मेन वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट याद करिए, लिस्ट याद करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड में आप इनको टिक कर लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है, ये हमारा लीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। 24 मैं आपको बता देती हूँ, 24 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है। इंटेंजिबल असेट्स की बात करें तो इंटेंजिबल असेट्स आपका 26 से रिलेटेड है, EPS आपका 20 से रिलेटेड है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। Bookkeeping is an art as well as science of recording business transactions. Transactions are recorded in a certain set of books. Bookkeeping is the method of recording in account books। बताइए। देखो, यहाँ पर दे रखा है द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल। एनालिटिकल वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। आप जब बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो वो एक क्लरिकल वर्क हो जाता है, एक क्लरिकल जॉब है, ना कि एनालिटिकल इन नेचर। हाँ, बाद में आप समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, वो आपका एनालिटिकल इन नेचर होता है, लेकिन ये आपका हमारा एनालिटिकल नेचर में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुक कीपिंग आपका कैसा है, बुक कीपिंग आप हमारा क्लरिकल नेचर का है। ठीक है, नॉट एनालिटिकल। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है आपका असेसमेंट ईयर जो है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 दिसंबर से, 1 अप्रैल से, 1 जून से, या 1 मार्च से। देखिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। बताइए।
यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च, 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम अपना असेसमेंट ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा किससे रिलेटेड है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आइए, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग हम अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो ये किस तरह का होता है? ऑप्शनल होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, या फिर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, या फिर सभी तरह की कंपनी के लिए मैंडेटरी है? आपको ये बताना है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो याद ही रखने हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किस तरह का प्रोविजन है या क्या चीज बताता है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उस कंपनी को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होगा, उसको सबमिट करना होगा, और ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, और ये हमारा मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है अब तो ये चीज आपको। नेक्स्ट आइए, which of the following item would be specially included in the statement of cash flows constructed in compliances with accounting standard 3? बताइए। Conversion of debt to equity, acquiring an asset through lease, operating and non-operating cash flow information, purchasing a building by giving a mortgage to the seller। बताइए, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? देखिए, इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों कैश फ्लोज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो या नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स, या फिर टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। प्रूडेंस प्रिंसिपल तो आप समझते होंगे। देखिए, प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें कहता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने चीजों को काम करना है, या हमें वहां पे अपना प्रॉफिट जो है वो बचा के चलना है, और हमारे जितने भी गेन्स हैं, एंटिसिपेटेड जितने भी गेन्स हो रहे हैं, उन चीजों को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। हम फ्यूचर के लॉसेस को माइंड में रखते हैं, और फ्यूचर के जितने भी हमारे गेन्स होंगे उनको हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताना है, इसका जो बोर्ड है वो कब बना था? 1970, 1972, 1973 एंड 1977। बताइए। देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो हमारा स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1977। अब एएसबी हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रही थी, तो उसी समय हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, साथ ही साथ हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो भी फॉर्मुलेट हुआ था। तो अब आप एक चीज याद रखिए, एक है आईएएस यानी कि
IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये होता है आप हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकी फुल फॉर्म याद रखिए, IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में सिर्फ AS दिया होता है तो AS का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे आई मेंशन नहीं होता, लेकिन AS को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आई मेंशन होगा तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट, बताइए कौन सी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा ओनर और मैनेजमेंट में अंतर आ जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, डुअल या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपल है, आप इजीली इसको जानते हैं। जब भी हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी की, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिजनेस एंटिटी में यही कहा जाता है कि जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, और ये यहाँ पे ओनर उससे अलग होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एक ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेंगे? वन अकाउंट ट्वाइस, टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, वन अकाउंट इन टू वेज, टू अकाउंट्स इन टू वेज, बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम। एक टाइम पर दो अकाउंट यहाँ पर हमारे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, और वहाँ पर हमारा डेबिट भी होगा क्रेडिटर भी होगा, यानी कि एवरी डेबिट डेबिट हैज इट्स क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज इट्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट हमारे यहाँ पर हमेशा अफेक्ट होते हैं एट द सेम टाइम। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, हम इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है आपको वो बतानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमारी बैलेंस शीट के बेसिस पर है, तो याद रखिएगा यहाँ हमारी असेट लाइबिलिटीज आती हैं, यहाँ हमारी असेट आती है, लाइबिलिटी के साथ हमारी कैपिटल भी आती है। अब तो आप और भी आसानी से ये बता सकते हैं। बताइए कौन सा रखता है आपको यहाँ पर? ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को माइनस करने पर हमारा असेट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। असेट हमारा निकल कर आता है जब लाइबिलिटीज और कैपिटल हमारी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, बाकी हमारी इक्वेशन सारी सही है। नेक्स्ट आइए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू अमलगमेशन ऑफ कंपनी इज, यानी कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारी अमलगमेशन के बारे में बताया गया है? क्या होगा आंसर? यहाँ हो जाएगा आंसर 14। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, इसके अंदर अमलगमेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, 20 नोट कर लीजिए। 20 हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये EPS को बताती है। 16 बताती है हमारी बोरोइंग कॉस्ट को। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट को बताती है। 12 हमारी बताती है गवर्नमेंट ग्रांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हमें बताना है बिजनेस की जो नेटवर्थ है उससे क्या मतलब है? इक्विटी कैपिटल से, टोटल असेट्स से, फिक्स असेट्स माइनस करंट असेट्स से, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, किससे मतलब है हमारा नेटवर्थ से?
यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट चलता है, याद रखिएगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि टोटल असेट्स जो होगी बिजनेस की वो हमारी इक्वल होनी चाहिए लाइबिलिटीज और कैपिटल से, जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगर हम बिजनेस के नेटवर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज जो है वो हमारी सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी टोटल असेट से। तो इस हिसाब से हमारी नेटवर्थ निकल कर आएगी टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे कंसर्न करती है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग 8 जो है वो खत्म कर दिया गया है। इवन दो फिर भी आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको सारे ही याद करने हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 से इसको एबॉलिश कर दिया गया है और इसको रिप्लेस कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से, जो कि हमारा इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 पूछा गया है जो कि पहले का है, 1 अप्रैल 2003 से पहले का। तो वो बताता था हमारे अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अब इसमें यहाँ पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती? मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स या फिर सर्वाइवल। देखो, सर्वाइवल तो इंक्लूड करते हैं, वो सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल के बारे में सोचती है। ठीक है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है। सेल्स भी मैक्सिमाइज करेगी तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगी, तो ये भी सोचते हैं सर्व सेल्स के बारे में, प्रॉफिट। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किससे रिलेटेड है? देखिए, आप स्टैंडर्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये लिस्ट याद करनी ही है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस लिस्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन। देखिए, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैंने आपको बताया 2 से रिलेटेड है, वही हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स किससे रिलेटेड था? 12 से। डेप्रिसिएशन 6 से। बचा क्या हमारे पास? फिक्स असेट्स। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड टू। ये भी हमारा रिपीट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 14 हमारा किससे रिलेटेड है? लेकिन इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अब तक हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ना ना डायरेक्ट है ये भी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। वो क्वेश्चंस घुमा के पूछा गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो परचेस कंसिडरेशन है वो कौन पे करता है, वो उस तरह से क्वेश्चन था। हालांकि इतना डीप आपके में फिर भी नहीं आएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन को भी करा दूंगी अगर नेक्स्ट क्लास में। तो वहाँ ये था कि जो परसेंट कंसिडरेशन पे किया जाता है वो शेयर होल्डर के द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपसे ये पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हम अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का क्या ज्ञात करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटी, पोजीशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश या फिर एरर एंड फ्रॉड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। बताइए, अकाउंटेंसी आप क्यों करते हैं, क्या चीज आपको जाननी होती है अकाउंटेंसी से? सिंपल है, ऑप्शन ए। हम अकाउंटेंसी करते हैं तो इससे हम ये जानते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारे पास असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है। इसके साथ ही साथ आप अगर इसको हम थोड़ा घुमा के बोलें तो हमें क्या जानना होता है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो हो गया फाइनेंशियल पोजीशन हमें जानना है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है
कि हम यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारे जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कितने रैशनल हैं, हमारी पॉलिसी में कितने हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक अदर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो क्या क्या कहलाती है? कैश, एन असेट, अ लायबिलिटी, नन ऑफ द अबव। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। लायबिलिटी कहलाती है, और लायबिलिटी क्यों कहलाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनर और बिजनेस की एंटिटी क्या है, अलग अलग है। तो बिजनेस में कोई भी कैपिटल लगेगी तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये ओनर के द्वारा लायबिलिटी लगाई गई, ओनर के द्वारा कैपिटल लगाई गई है, और जो कि बिजनेस को उसको प्रॉफिट के थ्रू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on, ये जो हमारा एजम्पशन है कि हम किसी भी प्रॉफिट की आशा ना रख के अब हमारे फ्यूचर में जितने भी लॉस होंगे उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के चलें, ये हमारा कौन सा एजम्पशन बोलता है या कन्वेंशन बताता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, या फिर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर? बताइए। आपने कन्वेंशंस पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो आप एक साल यूज कर रहे हैं मेथड, वही आप नेक्स्ट ईयर यूज करो। इससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपके पहले साल की तुलना में दूसरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी ज्यादा उसने ग्रोथ करी। तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी का मतलब यहाँ पे ये है जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हमारी बिजनेस को इफेक्ट करेंगे उनको यहाँ पे नोट डाउन करना। सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ये हमें बताता है कि हमारे कंपनी के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे सब कुछ फुल डिस्क्लोज होना चाहिए, यानी कि सही ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए हमारे बुक कीपिंग में। ठीक है, फिर आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये हमें बताता है कि हमें फ्यूचर के लॉस को ध्यान में ना रखते हुए हमें जो भी हमारे लॉसेज हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जितने प्रॉफिट है उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इसका राइट आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा कॉन्सेप्ट, तो ये होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस नाम से भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सेकंड क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच, यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वो हम कब कहेंगे कि हमारा एक तरह से वहाँ पर रेवेन्यू जो है वो उसका जनरेट हो चुका है, या हमने उस टाइम पीरियड में हमारा रेवेन्यू अर्न कर लिया है। जो हमारी सेल हो जाएगी तब, जब हमें कैश मिल जाएगा तब, या हमें ऑर्डर रिसीव होगा, या जब हमें चेक रिसीव होगा? बताइए। कब हम अपने उस ट्रांजेक्शन को ये बोलेंगे कि अब हमने इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ अर्न कर लिया है, या हमने इसके थ्रू अब कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लिया है? बताइए, कब लगता है आपको? देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द सेल इज मेड। देखिए जब हम हमारी सेल हो जाएगी तो सेल का मतलब क्या है कि आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, फिर वो चाहे आपको रिसीव हुआ है या नहीं, आप वहां पर उसको लेने के लिए क्या हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। आपको वो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आपने सेल वो कर दिया है। जब आपने कैश रिसीव कर लिया है तो वहां पे तो रेवेन्यू की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैश अर्न कर चुके हैं, यानी आपको वो अमाउंट मिल चुका है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ऑर्डर रिसीव में जरूरी नहीं है कि आपने कोई ऑर्डर रिसीव किया है तो वो ऑर्डर आप पूरा भी कर पाए, या फिर उससे आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकता है ऑर्डर रिसीव करने के बाद वो ऑर्डर रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, और चेक रिसीव हो गया, अगेन ये सेकंड ऑप्शन को बता रहा है। जब चेक हमारा रिसीव हो गया है तो यहाँ
दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो जो चेक है वो आपने ऑलरेडी अर्न करा होगा तभी वो आपको चेक रिसीव हुआ है, और अगर आपने वो एडवांस में चेक लिया है तो हो सकता है वो चेक आपका डिसऑनर भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है रेवेन्यू की, तो यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, द सेल इज मेड। जब सेल हो जाती है तो इट मीन्स हमने वो चीज अर्न कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बताइए। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन को बताता है। इसमें ये कहा जाता है कि फ्यूचर में जितने भी हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट्स होंगे उसके लिए आपको पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलना है। तो डिस्क्लोजर नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। अब इनकम मेजरमेंट का बेसिस आपको बताना है क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बताइए। इनकम मेजरमेंट का बेसिस क्या होगा? ये हमारा कहलाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जाता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके जितने भी इनकम है उस ईयर की, वो हमारी मैच होनी चाहिए विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है। जितने हमारे फाइनेंस होंगे या फिर जितनी हमारी इनकम होंगी वो हमारे मैच करनी चाहिए उस साल के एक्सपेंस से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, बताइए। इसमें से कौन सा हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है? कन्वेंशन ऑफ फुड डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ एक्रूगल अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी हमने डिस्कस किए थे, ये सारे उसमें आ चुके हैं, इजिली बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर है। एक्रूअल अकाउंटिंग कोई हमारा कन्वेंशन नहीं होता है, ये है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए थे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एवरी डेबिट शुड हैव इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज सो। यानी कि हर डेबिट का इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट होगा, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं आप। तो बताइए ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर बताते हैं? मैचिंग के, डुअल एस्पेक्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? इजी है। डुअल कॉन्सेप्ट के अंदर, डुअल का मतलब ही क्या होता है? डुअल कॉन्सेप्ट किसके बेसिस पे चलता है? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। और डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है? हर डेबिट का क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग कंसर्न। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा चलती रहेगी, ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन या फिर अकाउंटिंग इमेजिनेशन, बताइए। देखिए ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती रहेगी। कोई भी ओनर किसी भी बिजनेस को इस ये सोचकर नहीं चालू करता कि वो कुछ सालों बाद इसको बंद कर देगा। वो उसकी थिंकिंग हमेशा रहती है, ये रहती है कि वो इस बिजनेस को आगे तक चलाएगा और ये काफी टाइम तक ये काम करेगी। तो आपने एक वर्ड और सुना होगा कि बिजनेस क्या होता है? ऑनगोइंग होता है। ठीक है, ऑनगोइंग होता है क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस होगा वो लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है जो प्रीपेड रेंट है वो किससे एसोसिएट करता है?
बताइए, नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल, टेंजिबल रियल और टेंजिबल इंटेंजिबल रियल। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे अकाउंट कितने तरह के होते हैं। टोटल हमारे 3 तरह के अकाउंट हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है हमारा रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारा रिलेट करता है इंडिविजुअल से, कंपनी से, फॉर्म से और ग्रुप ऑफ एसोसिएशन से। वहीं रियल अकाउंट की बात करते हैं तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट और टेंजिबल रियल अकाउंट। और अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जो रियल अकाउंट होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, वो हमारा बिजनेस की असेट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है। वहीं हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट इनकम से, प्रॉफिट से, एक्सपेंसेस से और लॉसेस से। ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को और समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर आ जाता है राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, यानी कि नेम से अकाउंट आते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट होता है, यानी कि सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी ये होते नहीं है, इनको क्रिएट कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे किसी कंपनी का, जैसे कि हमने ले लिया ABC कंपनी अकाउंट। ठीक है। यानी कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने एक क्रिएट कर दिया है। इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, इसलिए इसके नाम से एक अलग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। ठीक है। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में सारे हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड अकाउंट, एक्रूअल एक्रूअल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमारी रिप्रेजेंटेटिव में आती हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती हैं अगेन पर्सन को। ठीक है, या किसी चीज को, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाती हैं। तो आपको यही पूछा गया था कि प्रीपेड रेंट क्या होता है, तो ये क्या है, हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। प्रीपेड रेंट हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। अर्न तो कर ली है लेकिन अभी भी रिसीव नहीं हुई है, तो सिंपल है, आपने किसी चीज के लिए अपनी सर्विस दे दी है। ठीक है, या फिर आपने कहीं जॉब कर ली है लेकिन आपको वो अमाउंट नहीं मिला है, तो उस अमाउंट को लेने के लिए आप क्या हो, आप उसको फोर्सफुली ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी अर्न की हुई है और आपने उसके बदले सर्विस दे दी है। तो वो आपके लिए जो अर्न इनकम है वो आपके लिए क्या कही जाएगी, वो हमारे लिए असेट्स कही जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज एन। बताइए, आपने किसी कस्टमर से एडवांस मनी ली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, तो बताइए क्या होगा। सिंपल है, आप किसी से कोई भी एडवांस अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, और आपने वो काम अभी किया नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी का काम करेगी। ठीक है, और इस तरह की चीजें जो होती हैं ये आपको 1 ईयर के अंदर करनी होती है इसका। ठीक है, 1 ईयर के अंदर इसको पूरा करना होगा, इसलिए करंट लाइबिलिटी का पार्ट होती है। आप इसको ज्यादा टाइम तक या 1 साल के आगे इसको नहीं रख सकते हो, आपको वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, इसलिए करंट लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट आइए, द प्रैक्टिस ऑफ
Appending notes regarding contingent liabilities in accounting statement is in pursuant to, बताइए। जब आप अपेंडिंग नोट्स की प्रैक्टिस यूज करते हो कंटिजेंट लाइबिलिटी के साथ, तो वो आपकी कौन से एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट में आती है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नाम से भी आप समझ रहे हो, तो ये नहीं होगा। मनी मेजरमेंट अगेन नहीं होगा। कंजर्वेटिज्म तो आपको बता चुके हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए होता है। तो बचा हमारा क्या, 4। यानी कि यहाँ पर आप जो अपेंडिंग नोट्स जो ऐड कर रहे हो वो आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, पब्लिक को डिस्क्लोज कर रहे हो चीजें कि हाँ ये सारी चीजें हैं, हो सकता है आगे जाके ये कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो बन सकती है, यानी कि हो भी सकती है नहीं भी। तो आप ये सारी चीजें अपनी ये कंटिजेंट लाइबिलिटी कहाँ शो की जाती है, बैलेंस शीट में शो की जाती है, इसलिए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर आती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन, कहाँ एप्लीकेबल होता है, प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मेकिंग बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हेल्प करता है बैड एंड डाउटफुल डेट्स को बनाने में। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अब बताना है आपको जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरलाइन किस बेसिस पर होता है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ, consolidating the accounts of subsidiary companies with their parent companies, disclosing the market value of securities, disclosing the sales and other operating income information in the income statement। बताइए। ये हमारा बताता है ऑप्शन 1 को कि डेप्रिशिएटिंग फिक्स असेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। इसका मतलब यहाँ पर ये है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ये हमारी ऑन गोइंग है, ये हम कंटिन्यू हमारी आगे तक ये काम करेगा बिजनेस, हमें इसको बंद नहीं करना है। तो इस हिसाब से या इस बेसिस पर हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, और जितने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पर एडजस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। बताइए। मनी मेजरमेंट के अंदर हेल्थ देखी जाएगी मैनेजिंग डायरेक्टर की, क्वालिटी ऑफ कंपनीज गुड्स, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या नन ऑफ द अबव। बताइए। इजली यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, मनी मेजरमेंट की बात की जा रही है, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स या ऐसी चीज जो कि आप मनी में मेजर कर पाएंगे। हेल्थ क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। अगेन, क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स क्वांटिटेटिव है, जबकि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्वांटिटेटिव है, जो मनी मेजरमेंट की यहाँ पर बात करता है। इसलिए ऑप्शन 3 वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लरिकल एरर। इसमें से कौन सा क्लरिकल एरर नहीं है, आपको बताना है। देखिए, ओमिशन हमारा क्लेरिकल में आता है, कमीशन हमारा क्लेरिकल में आता है, कॉम्पनसेटिंग आता है, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा क्लेरिकल एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा तब अकर होता है जब हमारे जो भी अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें डेबिट करनी थी वो हमने क्रेडिट कर दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री हम लेते हैं, जैसे कि हमने मशीनरी रिपेयर कराई, ठीक है, तो हमने उसके 5,000 रुपये दिए। अब मशीनरी रिपेयर कराई है,
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि यहाँ पे साफ दे रखा है हमने मशीनरी रिपेयर कराई है, तो मशीनरी पे जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, ना कि रिपेयर पे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने कोई भी मशीन जो है वो इंस्टॉल करी, ठीक है, तो उसके इंस्टॉलेशन में जो भी पैसे लगे वो आप मशीनरी में ही ऐड करके दिखाएंगे, ना कि अलग से उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई मशीन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी मशीन रिपेयर कराते हैं, कोई भी सेकंड हैंड हमने मशीन परचेस की है और उसको हमने रिपेयर कराया है, तो वो उस मशीन की अमाउंट में ही उस रिपेयरिंग अमाउंट को ऐड किया जाएगा, अलग से नहीं दिखाया जाएगा, जबकि हमने पहले एंट्री में उसको अलग से दिखाया था। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने जो मशीन रिपेयर कराई थी उसका अमाउंट मशीन के अमाउंट में ही ऐड करके शो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा एरर हो गया हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्लरिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, अब मेन ऑब्जेक्टिव बताना है बुक कीपिंग का, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, find correct and complete record of business transaction, show the correct position of assets and liabilities, examine the accuracy of business transaction। पर देखिए, अगर आपने इससे पहले वाली हमारी क्लास देखी हो तो वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए थे उसके बेसिस पर इसका जो आंसर था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एंड असेट्स एंड लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं, तो अच्छे से आंसर करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस वहाँ सही हैं वो यहाँ भी सही हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, इसलिए पहले ही मैंने आपको अवेयर कर दिया है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, यहाँ पर पहली बात तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बुक कीपिंग की बात हम यहाँ पर करेंगे, एक तो यहाँ पर बुक कीपिंग दे रखा है, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि जो हम कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के, उसको आपको करेक्ट रखना है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है, तो ये हमारा हाँ यहाँ पर सही हो गया बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन 2, क्योंकि साफ बुक कीपिंग की बात की जा रही है और बुक कीपिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने क्लास करी थी उसमें ये पूछा गया था कि बुक कीपिंग क्यों की जाती है, तो वहाँ पे ऑप्शन इस तरीके थे वहाँ पर हमारा आंसर ना चाहते हुए भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस को टिक किया था, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें वो ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर दे रखा है तो हम ऑप्शन 2 पर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको एग्जाम में देखनी होगी कि रियल में उसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हमें अपने आंसर्स थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है, वहां पूछा था मेन फंक्शन, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है। डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, असाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, या फिर क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा, बताइए। सिंपल है, रिकॉर्डिंग द ऑफ फाइनेंशियल डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, कॉस्ट रियलाइजेशन, मैचिंग, या फिर डिस्क्लोजर। यहाँ पर हम फॉलो करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगेन वही कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये हम मैच किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है ऑप्शन 3 की। नेक्स्ट आइए, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, या फिर पेंडल अकाउंट। सिंपल है, बैलेंस शीट के अंदर। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता क्लोजिंग स्टॉक तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी दिखाते। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आइए, अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो। यानी एक ट्रेडर ने ट्रांसफर किए हैं 20% अपने प्रॉफिट का जर्नल रिजर्व में। ये किसके बेसिस पर है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, रियलाइजेशन या फिर मनी मेजरमेंट। इजी बात है, ना ही ये इसकी बात कर रहा, ना ही इसकी, ना ही इसकी। ये बात कर रहा है कंजर्वेटिज्म की, क्योंकि वो जनरल रिजर्व में शो किए गए हैं, यानी कि वो एक प्रोविजन बना के चल रहा है फ्यूचर लॉसेस के लिए। ठीक है, तो पहले से ही वो यहाँ पे क्या है, एक रिजर्व बना के चल रहा है, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी लॉस होता है तो इजीली मीट आउट कर पाए उसको, और किसी भी तरह का बैलेंस शीट पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। 3 किससे रिलेटेड है? हमने अगेन ये डिस्कस कर लिया था क्लास में, ये हमारा कैश फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड होता है? रेवेन्यू, आइटम, डेप्रिसिएशन, नन ऑफ द अबव। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये प्रोवाइड करता है, एक तरह से फाउंडेशन में प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारा प्रेजेंट अकाउंटिंग को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक तरह से हमारे ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट करता है, और जो भी हमारे अदर इवेंट्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं मर्केंटाइल बेसिस पर, उन उनके लिए काम करता है ये। हाँ, इस तरह की चीज़ें हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब ये इनकर्ड होती हैं, नॉट व्हेन दे आर एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आता है जब कोई भी चीज़ इनकर हो रही है, वो हम, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें एज एक्चुअल में रिसीव हो गई हो या फिर एक्चुअल में हमने उसको पेड कर दिया हो। अगर वो इनकर हो रही हैं तो वो हमारे रेवेन्यू का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।